नाज़रीन को मेरा सलाम पहुँचे। मैं हूँ वाहिद नसीम, आप देख रहे हैं फोर्थ व्यू। आज के प्रोग्राम की शुरुआत एक नगमे के चंद लफ्ज़ों के साथ। है इसी में प्यार की आबरू, वो जफा करे मैं वफा करूँ, जो वफा भी काम ना आ सके तो वही कहें कि मैं क्या करूँ। मुझे गम भी उनका अजीज़ है कि उन्हीं की दी हुई चीज़ है, यही गम है अब मेरी ज़िंदगी, इसे कैसे दिल से जुदा करूं। दरअसल मैं ये तमाम बातें उस कंटेस्ट में कह रहा हूं। एक बार फिर दुनिया में कोरोना ने दस्तक दी है। कोरोना का नया रूप आया है। कोरोना के नाम से एक और एंट्री हो गई है। साउथ अफ्रीका में इस वेरिएंट को जो है वो डिटेक्ट किया जा रहा है। पूरी दुनिया में ब्रेकिंग न्यूज़ चलाई जा रही है और बड़ा ख़तरा मंडरा रहा है इंसानियत के ऊपर, क्योंकि इस वेरिएंट के बारे में बहुत अलग अलग तरह की बातें की जा रही हैं और दुनिया में एक बार फिर से लॉकडाउन का ख़तरा मंडराने लगा है। तो क्या ये मामला इतना ही सीधा नज़र आता है? देखिए, WHO क्या कहता है, सरकारें क्या कह रही हैं और दुनिया क्या सोच रही है, आप क्या सोच रहे हैं, ये सब अलग अलग नज़रिया है। मेरा नज़रिया, चौथा नज़रिया, मतलब कि फोर्थ व्यू, मैं क्या सोच रहा हूँ मैं अपने बारे में बताऊँगा। ज़रूरी नहीं है कि आप मेरी बात से इत्तेफाक करें, ज़रूरी नहीं है कि मेरी हर बात को मान लिया जाए, मगर चूँकि इंसानियत के को देखते हुए और तमाम दुनिया के हालात को देखते हुए मेरे दिल में जो दर्द है, वही इसी कंटेस्ट में ये शेर मैंने कहा है कि अवाम मुझे फॉलो चाहे जितना करें न करें, सोशल मीडिया मुझसे तमाम तरह के सवाल पूछे और मेरे वीडियो को अपलोड भी ना करने दें और मुझे मतलब अजीब रिस्ट्रिक्शंस का सामना करना पड़े। यूट्यूब पर भी अगर मेरे वीडियोज़ हों तो उनको महदूद कर दिया जाए या फिर आवाम भी एक दूसरे तक पहुंचाने की कोशिश न करे। तो ऐसे सूरत हाल में मेरा कहने का मतलब है, ये आप इन सब का, इदारों सहित आवाम का नज़रिया और आपके लिए काम करना मेरा नज़रिया, उस शेर का मतलब यही था। उन गानों गीत का के जो लफ्ज़ थे उनका मतलब यही था कि आप अपना काम कर रहे हैं और मैं अपना कर रहा हूँ। मैं फ़िक्रमंद हूँ उसी बात को लेकर के तमाम चीज़ों को जो मैं जानता हूँ या जो जान रहा हूँ वो सही है या गलत है ये अलग बात है, मगर आप तक कम से कम डिलीवर कर सकूँ, मेरी बात भी आपके जहन में रहे। दोस्तों, इस वक्त जो सूरत हाल दुनिया में हो रही है कोरोना को लेकर, इससे पहले कुछ हम 1-2 हफ्ता पहले चले जाते हैं। इसके आमद से पहले जब हम देखते हैं यूरोप के देशों को, तो यूरोप के देशों के अंदर अचानक लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। लोग सड़कों पर निकल आए, तोड़फोड़ शुरू कर दी, सरकारी अधिकारियों को मारना पीटना शुरू कर दिया और एहतजाज उरूज पर था। ऐसा लगने लगा था कि पूरा यूरोप जो है वो पिघल जाएगा, उबल जाएगा और अब कोई सोशल डिस्टेंसिंग और कोई किसी तरह की बात को सुनने वाला नहीं है। और अब चूंकि लोग भुखमरी के शिकार होना शुरू हो गए हैं, बेरोजगारी का शिकार हो चुके हैं। और यूरोपियन बेरोजगारी का मतलब भी ये नहीं है, इसको भी हम थोड़ा सा डिटेल में बात करेंगे। मेरा मतलब ये था कि अचानक दुनिया में कोरोना के खिलाफ लोगों का और उसकी पॉलिसीज के खिलाफ लोगों में गुस्सा उठता है और अचानक फिर एक खतरनाक वेरिएंट आ जाता है जो 15 मिनट में ही असर दिखाएगा। 15 मतलब अभी तक कोई अच्छे से क्लैरिफिकेशन नहीं दिया गया है किसी भी बात का उस वेरिएंट को लेकर, मगर उसके नाम से जिस तरह की प्रचार एकदम मीडिया में, सोशल मीडिया में शुरू हुआ है, वो ये जस्टिफाई करता है कि लोग जो घरों से निकले थे, जिन्हें रोजगार चाहिए था, पैसे चाहिए थे, जिन्हें बेसिकली अपनी ज़िंदगी को दोबारा से स्टार्ट करना था, उनके लिए एक चेतावनी के रूप में ये कोरोना एक बार फिर से एक अफ्रीका के दूर देश से जो है साउथ अफ्रीका से उठता है और पूरे यूरोप में बुखार चढ़ जाता है। ब्रेकिंग न्यूज़ पूरी दुनिया में बन जाती है। वहाँ लगाइए कि क्या सूरत हाल है। एक बात वाज़े तौर पर ज़रूर है जिसका चर्चा होनी चाहिए जनता को भी, मीडिया को भी और तमाम जितने भी इस तरह के लोग हैं जो इससे कंसर्न हैं, जबकि दुनिया में हर कोई इससे कंसर्न है। एक तरफ हम भारत में ये कह रहे हैं कि हमने 112 करोड़ टीके लगा दिए हैं। 112 करोड़ टीके का मतलब ये होता है कि यहाँ बच्चे भी होंगे, यानी 100% से भी ज़्यादा को हम टीके लगा चुके हैं। दूसरी डोज भी जो है लोगों को दी जा रही है। इसके अलावा बूस्टर डोज लेने के लिए बात कही जाने लगी है। यहाँ ये एक अलग मसला है और जो अभी आज प्रधानमंत्री जी ने हमारे जो है काफ़ी
इसके लिए फिक्रमंदी जाहिर की है और ये इस खतरे को बड़ा बताया है। सोशल डिस्टेंसिंग की बात की गई है। सोशल डिस्टेंसिंग में फिर वही बात आती है कि सोशल डिस्टेंसिंग का मायने, हालांकि इस पर बहुत बहस हो चुकी है, मैं ज़्यादा नहीं करना चाहूँगा। इन सब बातों के मायने क्या निकल के आ रहे हैं, एवरीथिंग अंडर कंट्रोल जैसी स्थिति का मायने क्या है, और ब्रैकेट्स को के जरिए जो है इंग्लैंड का अलग हो जाना, अमेरिका का सुपर पावर के गद्दी से खिसक जाना, और उसको क्या रिकवर करने की कोशिश ब्रिटेन कर रहा है, और उसके पीछे कुछ और चाल हो सकती है। इजराइल जो अपने आप को कोशिश कर रहा था कि वो भी अपने आप को एक सुपर पावर जैसे साबित करे, जो अरबों के साथ मिलकर अपने अपने जो नीतियां हैं उनको बदलने की कोशिश कर रहा है। ईरान के साथ भी बातचीत चल रही है। देखिए बहुत सारी चीज़ें हैं, भारत और चाइना भी चल रहा है, बहुत सारे बयानबाजी भी चल रही है। मोहन भागवत साहब भी हैं, उस पर हम अलग से ज़रूर बात करेंगे, वो क्या कहना चाहते हैं। मतलब मेरा कहने का मतलब है, मैं सोशल डिस्टेंसिंग की बात क्यों करना चाहता हूँ। सोशल डिस्टेंसिंग का सही अर्थ जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ वो ये है कि सोशल का मतलब होता है जब हम एक दूसरे से मिलते हैं, और डिस्टेंसिंग का मतलब ये है कि हम ना मिलें और दूर रहें और अलग रहें। और उसी तरह की तमाम बातें जो हैं हमको दुनिया में एक्ट करते हुए भी नज़र आ रही है। अलबत्ता इसका जो असर है वो यूरोप में उल्टा हुआ है। असर यूरोप में कैसे उल्टा हुआ है, अगर मैं कुछ अमेरिका के अपने दोस्तों के साथ जब मेरी जो मुलाकात हुई और वो अब इस बीच में आए, अभी तक शायद वापस लौटे भी नहीं हैं, बड़ी गहराई से मैंने वहाँ के समाज को समझने की कोशिश की कि इस वक्त वहाँ पर क्या चल रहा है। अमेरिका में ये हुआ कि देखिए जब ये कोरोना काल में लॉकडाउन और पाबंदियां और सारी चीज़ें हो गई, वर्क एट होम जैसी भी सिचुएशन सब बनी है, इसमें सरकार ने काफ़ी पैकेजेस लोगों को दिए हैं, काफ़ी पैसा लोगों को दिया है। वो पैसा था कंपनसेशन के लिए, और बेरोजगारी भत्ता वहाँ हर इंसान को मिलता है। तो वो जो पैसे थे, यानी कि रोजी रोटी उनकी बिना काम करे भी बादस्तूर चलती रही और वो घरों से नहीं निकले। और फिर इन लोगों ने क्या किया कि जब इनको कोई काम नहीं था, कुछ लोग खेलने में भी अगर होंगे तो फिर गैदरिंग करनी पड़ेगी, मगर लोगों ने क्या किया कि यहाँ पेरेंटल कल्चर जो है वो ख़त्म हो चुका था। मतलब अपने आबा अजदाद के साथ रहना, माँ बाप जैसा कंसेप्ट या जॉइंट फैमिली जैसा कंसेप्ट यहाँ पर बिल्कुल वो ख़त्म हो चुका था। वो अचानक अमेरिका और यूरोप में उभरने लगा है, क्योंकि लोग इस बीच में अपने माँ बाप के नज़दीक पहुँचे, और अब बच्चे भी और परिवार भी जॉइंट फैमिली में अपना खाना बनाना रहना शुरू किया। जिनके बेसमेंट जो है वो पड़े हुए थे किसी तरीके के, उसमें कुछ मोहब्बतें बढ़ी होंगी, कुछ लोगों को मिलने जुलने के बाद माँ बाप भाई बहन के कोई मतलब समझ आने लगे होंगे, क्योंकि इन कंपनियों ने अपने लालच में यहाँ इंसानों को बिल्कुल एक मुख्तलिफ मशीन की तरह बना दिया था। यानी देखिए इस खेल में क्या होता है, इस खेल में ये होता है कि ये जो इंडिविजुअल हो जाता है इंसान, ये इंडिविजुअल होने के बाद वो, क्योंकि उसको इतना ही कमाने का मौका दिया जाता है, रोज़गार दिया जाता है, मगर इतना ही कमाने का मौका दिया जाता है नौकरी के तौर पे जितना वो अपना गुजारा कर सके, अपने कपड़े खरीद सके, अपने जूते खरीद सके, रोज़ वो खाना खा सके, शायद एक वक्त की शराब भी पी सके। मतलब कुल मिलाकर वो इतनी कमाई उसकी होती है कि वो अपने हिस्से का घर में खाना ला सके, और फिर अपने हिस्से का खाने के और कमाने के लिए बीवी को अलग से कमाना पड़ता है, शौहर को अलग से कमाना पड़ता है, यानी बीवी बच्चे सबको अलग से काम करना पड़ता है। काम बिल्कुल आसानी से अवेलेबल है, मगर ड्यूटी करनी पड़ेगी, और ड्यूटी अगर आपको करनी पड़ेगी तो ड्यूटी के बाद आप आराम से आकर अपना खाना खाइए, रहिए और सोइए। यानी हर इंसान को बिल्कुल एक इंडिविजुअल तरह से काम करना है। अब ये काम किसके लिए कर रहे हैं, ये काम किसके लिए कर रहे हैं, ये बात आपको समझने की ज़रूरत है। ये सब कुछ, जब आपको मकान दिया जाता है तो मकान वो बैंकों के द्वारा फंड किया जाता है, और जब तक इंसान बूढ़ा हो जाता है तब तक वो कर्ज उतारता रहता है बैंक का। जो गाड़ी वो खरीदता रहता है उस गाड़ी की किस्तें अदा करता है, क्रेडिट कार्ड की किस्तें अदा करता रहता है। हर चीज़ बैंक प्रोवाइड करता है। और बैंक के लिए, यानी कि एक इंसान जब वो जवान होता है, 18 साल 1 दिन का होता है, तब से वो अपनी एक नौकरी शुरू करता है। किसके लिए? बैंकों के लिए। वो हर जिस मकान को अपना समझ रहा होता है वो मकान उसका अपना नहीं होता, बैंक का होता है। जिस गाड़ी को वो अपनी कहता है वो गाड़ी उसकी नहीं होती है, बैंक की होती है। जिन चीज़ों को वो इस्तेमाल करता है, हर कुछ आप जो है इंस्टॉलमेंट पे लेके आते हैं और कहते हैं कि ये हमारी है, मगर वो हमारी नहीं होती। फिर आप इसमें ये सोच रहे होंगे कि जब हम किस्त अदा कर देंगे तब तो वो हमारी हो जाएगी। दोस्तों एक बात ध्यान रखिएगा,
जब आप बैंक की किस्त अदा कर देते हैं तब तक गाड़ी की आपकी कीमत जो है वो ख़त्म हो चुकी होती है, ज़ीरो हो चुकी होती है। जितना प्रतिशत इन्वेस्टमेंट आपका आपका कैश इन्वॉल्व होता है, उतनी प्रतिशत मात्र जो कैश इन्वॉल्व होता है, उतना जितना आपने दिया था कंपनी को, उतने की वो प्रोडक्ट नहीं रह जाता जिसको जब उसको सेल करने आप जाते हैं। तो जब आप चाहे वो मोबाइल लेते हैं, चाहे वो घर का कोई इक्विपमेंट लेते हैं, या फिर आप गाड़ी लेते हैं, जो भी आप बैंक के सहारे लेते हैं, जब तक आप उसकी किस्त अदा करते हैं, वो किस्त अदा करने के बाद आप उसकी जब हम रीसेल वैल्यू निकालते हैं, वो ख़त्म होने के बाद तो वो सिर्फ इतनी रह जाती है जितना हम अपना कैश इन्वॉल्व करते हैं। यानी हम इंडिविजुअल अपने अमाउंट को जितना इन्वॉल्व करते हैं, उससे भी कम कीमत वो हम दे पाते हैं। नए नए कानून इस तरह के लाए जा रहे हैं कि वो कीमत भी हमको ना मिले। यानी कि हमने जो कुछ भी किया, हम ये समझ रहे थे कि हम मालिक हैं, मगर हम मालिक नहीं होते। हमको धोखा दिया जाता है, हम नौकर होते हैं, और हम बैंक की वो नौकरी कर रहे होते हैं। उनकी गाड़ी जिसे हम अपनी कहकर उसकी सफाई करते हैं, उसका इस्तेमाल करते हैं। अगर आप दूसरे तरीके से भी इसको लेंगे तो आपको समझ आ जाएगी चीज़ें। मैं ये नहीं कहता कि मैं इसको बदल दूंगा, व्यवस्था बदल जाएगी, बैंकर्स बदल जाएंगे या इंसान की सोच बदल जाएगी। ये ब्याजखोरों की दुनिया है। ब्याजखोरी में जो है वो तरीके और कंपटीशन पैदा किए जाते हैं, जहां आपको सोशल डिस्टेंसिंग की ज़रूरत पड़ती है। जो सोशल डिस्टेंसिंग, जब तक आपको पहले इंडिविजुअल अलग इंसान बनना पड़ेगा, सोशल डिस्टेंस आपको मेंटेन करना पड़ेगा। आपको यूरोप और अमेरिका की तरह रहना सीखना पड़ेगा। इंडिविजुअल जो है वो, क्योंकि वो तो सब इंडिविजुअल ही रहते थे, आपको भी इसी तरह रहना पड़ेगा। क्योंकि आप अपने लिए कमाएं, अपने लिए कमाने के लिए बैंक से लोन लें, बैंक से लोन लेने के बाद फिर वो चरखा शुरू हो। वो भी यूरोप भी एक दिन में पूरे बैंकों का गुलाम नहीं हो गया 100%। उनको वक्त लगा, आपको भी थोड़ा वक्त लगेगा कि आप जो है धीरे धीरे गुलामी की तरफ जाएं और धीरे धीरे बैंकों के संपूर्ण गुलाम हो जाएं। यानी जब आप पैदा हों तो कर्जदार हों, जब आप मरें तो कर्जा उतारते हुए आप किसी को कह के जाएं कि मेरे पीछे 2 किस्त रह गई थी, वो भी जमा कर देना, मैं कब्रिस्तान जा रहा हूँ या शमशान जा रहा हूँ, मेरी 2 किस्तें बची हैं, वो क्लीन कर देना। ऐसा ना हो कि इनका मुझे कहीं और जाके हिसाब देना पड़े। तो ये बैंक और ये ब्याजखोरों का जो ज़माना होता है, या ये जो दुनिया होती है, ये बहुत काफ़ी दिनों से चली आ रही है। ब्याजखोर बेरहम होता है, उसको तरस भी नहीं आता है। वो इस तरह की चीज़ें बड़ी आसानी से वो आपके लिए कह सकते हैं कि जिस तरीके से पूरे यूरोप और अमेरिका को उन्होंने अलग अलग इंडिविजुअल इलाकों में बांट दिया और एक एक इंसान से जी तोड़ मेहनत करके नौकरियां करवाई। इस कोरोना काल में एक थोड़ा सा जो है वो रिएक्शन उल्टा हो गया। रिएक्शन उल्टा इसमें ये हुआ है दोस्तों कि जो ये सोच रहे थे कि हम इसको और सोशल डिस्टेंसिंग में तब्दील कर देंगे, और चूंकि लॉकडाउन लगाने पड़े इस बार, परिवार के लोग अपने अपने परिवारों में लोग जाकर रहने लगे, तो जो अकेले अकेले वो मशीन की तरह दिन रात भाग रहे थे, वो अचानक दोस्तों के साथ या परिवार के साथ बैठना, खेलना, खाना बनाना, एक दूसरे के साथ हंसी मजाक करना, वो जो दुनिया वो भूल चुके थे। चूँकि हंसना और खेलना और रोना और हंसना वो भी हम व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी या फिर जो है मोबाइल या फिर हम सिनेमा घर और ये सब तमाम चीज़ों में दूसरी ही, यानी कि उसकी कीमत अदा करके हम अपनी हंसी, अपनी मुस्कुराहट, अपने एंटरटेनमेंट की कीमत किए बगैर अपने परिवारों में हम जो है एंजॉय नहीं कर सकते थे। चूँकि परिवार के कॉन्सेप्ट ही ख़त्म कर दिए गए थे, जो शायद एशिया और अफ्रीका में अब आगे किए जाएंगे। तो बेसिकली वो आपस में लौट रहे हैं, वापस लौट रहे हैं अपने परिवारों की तरफ, जिसकी वजह से उन्होंने नौकरियां, 2 करोड़ नौकरियां इस वक्त खाली पड़ी हैं अमेरिका के अंदर, और जॉब छोड़ने के लिए लोग तैयार हैं, जॉब करने के लिए तैयार नहीं हैं। वो ये चाहते हैं कि हम जो भी काम करें, छोटी मोटी यूनिट खोलें, छोटे मोटे प्रोडक्शंस करें, और हम इंडिविजुअली करें, हम कंपनी के रहमो करम पे ना रहें। चूँकि उनको जो पैसा दिया गया है वो वहाँ की सरकार की जो लायबिलिटी, जो कानून है, उसके तहत दिया गया है। वो जिन कंपनियों में जॉब कर रहे थे, उन कंपनियों के नाम से उनको दिया गया हो इस तरह का कॉम्पनसेशन वो नहीं था, और चूँकि सेविंग वो करते नहीं थे, उन्होंने जो दिन गुजारे हैं इससे बड़े अलग अनुभव हुए हैं, जिसकी वजह से एक विद्रोह पैदा हो रहा है अंदर ही अंदर यूरोप और अमेरिका के अंदर। वो विद्रोह को कंट्रोल करने के लिए ज़रूरी है कुछ नए कोरोना लाए जाएं। लोगों को पुलिसिंग को कैसे कोई बहाना देंगे आपको चाहे आपका लोकतांत्रिक का व्यवस्था हो, या फिर आपकी जो है डिक्टेटरशिप हो, या फिर आपकी कोई नई व्यवस्था हो, उस व्यवस्था में भी आपको पूरी देश को, पूरी मशीनरी को एक
एक जगह बांधने के लिए एक लिखित, वो गलत हो, सही हो, अच्छा हो, बुरा हो, मगर एक कानून जैसी कोई चीज़ बनानी पड़ती है, और वो जो कानून जैसी चीज़ बनानी पड़ती है उसी के तहत आप अधिकार देते हैं। वरना तो अगर ये सिर्फ कागज़ में लिख के आपको ये कहे कि ये कानून है या ये हमने नया बना दिया है, इसके ज़रिए हम आपको कंट्रोल कर रहे हैं, तो ये हम नहीं कर रहे हैं, कानून कर रहा है। यानी कि डायरेक्टली अगर आप करेंगे तो डायरेक्ट आपकी राजा और प्रजा की दुश्मनी हो जाती है। यहाँ फोर्सेस की और जनता के टकराव भी बढ़ने की संभावना बढ़ जाती है। और एक कानून को जब आसानी से बना दिया जाता है तो ये कहा जाता है कि भाई ये देश का अप्रूव्ड चीज़ है, इसके ज़रिए आप कंट्रोल किया जा सकता है। तो आपने मास्क नहीं लगाया, लगाना चाहिए, आपको कोरोना से बचना पड़ेगा। कोरोना है या नहीं है मैं ये नहीं कह रहा हूँ, उसकी वजूहत पे भी हम ज़रूर आएंगे। मेरा कहने का यहाँ ये मतलब है कि ये इतना मुश्किल वक्त है कि आपको एक पुलिस राज स्थापित करने के लिए, पुलिस के डंडे के नीचे लाने के लिए आपको कंटाइन जो कुछ प्रधानमंत्री ने जिक्र किया है कि भाई अगर ऐसी कोई सिचुएशन आए तो उसका जो है कंटाइनमेंट का ध्यान रखना चाहिए कि किस इलाके को एकदम जो है ब्लॉक कर देना है, किस इलाके को थोड़ा बहुत खोल देना है, कहाँ क्या करना है, पूरी नज़र बनाए रखनी है, एंटर नहीं होने देना है, भले ही उससे पहले पूरा लॉकडाउन करना पड़े। हालांकि अफ्रीका कह रहा है कि मैं ये सब कुछ रोकने वाला नहीं, क्योंकि देखिए दुनिया की आर्थिक स्थिति खराब हो चुकी है, अर्थव्यवस्थाएं इनबैलेंस हो चुकी हैं। ये टीम जो चाहती थी, जो एक इस पूरी दुनिया के निज़ाम को एवरीथिंग अंडर कंट्रोल करना चाहती है, वो जितना बर्बाद करना चाहती है ना तो उतना बर्बाद हुआ, वो जितना आबाद और अंडर कंट्रोल करना चाहती है ना इंसान उतना ज़्यादा अंडर कंट्रोल हुआ। इसमें से बहुत सारे देश जो है वो किनारा करके छटक चुके हैं, बहुत सारे देश इसमें से अलग राहें पकड़ चुके हैं। हर देश की अपनी ओपिनियन है, हर देश की अपनी गुलामी या आज़ादी का पैरामीटर है। कुछ लोग जो हैं वो, मैं ये नहीं कहता हूँ कि कोई सीधे सीधे किसी एजेंसी के गुलाम हो गए हैं या नहीं हो गए हैं, ये सब बातों में मैं नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि ये मुझे नहीं पता अब इसको किस नाम से पुकारा जाए, क्या ना पुकारा जाए। मैंने ये बताने की कोशिश की है इस प्रोग्राम में खाली आपको कि देखिए जिस तरीके से यूरोप उबल चुका था, लोग तोड़फोड़ चल रही थी, आगजनी चल रही थी, क्योंकि तेल के फ्यूल के रेट बढ़ रहे थे, उसको रोकने के लिए अलग से इक़दाम करे गए, लोग संगठन बनाए गए। बैंकों की जो स्थिति है उसको चेंज करने के लिए किस तरीके से किया जाएगा, उसकी स्थितियां बदल चुकी थी। ये पूरा का पूरा खेल जो है वो उस दिशा में जाते हुए न देख मेरे ख्याल से कोरोना की अभी कुछ दिन और ज़रूरत है। अब मैं आखिरी लफ्ज़ों में इसमें एक सवाल करने की कोशिश ये करता हूँ कि ये सोशल डिस्टेंसिंग तो अब मैं इसमें से कुछ भी रोक नहीं पाऊँगा, ना मैं रोक रहा हूँ, ना मैं ये कह रहा हूँ कि आप प्रिकॉशन न लें, आपको लेना पड़ेगा। अब हम असल मुद्दे पर आ जाते हैं। मेरे ख्याल से जनता को ये सवाल तो करना चाहिए कि आप किस जगह पर, किसने लॉकडाउन का वायलेशन किया, किसने नाक के थोड़ा सा नीचे अपना मास्क रखा, उसके वीडियो फोटो एक सेकंड से पहले केजरीवाल के इलाके में दिल्ली पुलिस में जो है वो आपको खींच कर पकड़ा दिया जाता है और आपका 2000-4000 का चालान 2 सेकंड के अंदर काट दिया जाता है, और खरबों रुपया, अरबों रुपया कम से कम जो है चालान काट कर कमाया है दिल्ली के अंदर। यानी कि एक छोटी सी छोटी दुनिया के अंदर भी आप देख रहे हैं कानून कोरोना के नाम पर कितने सख्त बनाए जा रहे हैं। कहीं पर आप ज़रा सा वायलेशन करते हैं इस गाइडलाइन का तो आपके ऊपर आफत टूट जाती है। ये तमाम दुनिया की सरकारें जब ये कह रही हैं कि उनके पास छठी 5वीं पीढ़ी के हथियार भी मौजूद हैं, मॉनिटरिंग मौजूद है, सेटेलाइट मौजूद है, इसमें वो भी है जो किसानों के चालान कट जाते हैं, सेटेलाइट के ज़रिए उनके वो इमेज बना दी जाती है कि आपने अपने खेत में जलाया था इसलिए आप चालान भरिए। आप जो खेत में किसान को अपने खेत सही करने के लिए माइनिंग के जो कुछ कॉन्ट्रैक्ट दिए जाते हैं, परमिशन दी जाती है, उसका अपनी ज़मीन है, उसका अपना खेत है, और जब अपने खेत में से वो कुछ मिट्टी निकालने या पत्थर निकालने कर उसको बोने के लायक ज़मीन जब बनाने की बात करता है और उसको जितने फिट खुदाई की बात की गई है, सैटेलाइट इमेज के ज़रिए अगर वो उससे 2 इंच या 4 इंच कम या ज़्यादा खोद दिया जाता है तो उस पर भारी जुर्माना लगा दिया जाता है और उस खुदाई का पैसा उससे ले लिया जाता है, वसूल लिया जाता है सैटेलाइट इमेज के ज़रिए। ये सब कुछ इतनी बारीकी से चल रहा है। दूसरी तरफ मेरा सवाल सिर्फ ये है दोस्तों कि आपको कम से कम ये तो पूछना बनता होगा कि क्या पूरी दुनिया ने मिलकर उस आदमी को पकड़ा जिसने कोरोना बनाया था, उसको क्या सज़ा दी? या उस देश को पकड़ा जिसने कोरोना बनाया और दुनिया पे लादा?
क्या ये सवाल पूछे कि ये दुनिया कि ये वो लोग कौन हैं जो इस कोरोना को बना रहे हैं, इसके वेरिएंट को चेंज कर रहे हैं, इसके वेरिएंट को चेंज करने के बाद दुनिया में इसको फैलने दे रहे हैं? कौन थे वो लोग? चाइना था, अमेरिका था, ब्रिटेन था, या कोई और देश था? जो भी देश इसका जिम्मेदार था, उस देश को इन्होंने क्या सजा दी? अगर वो सजा नहीं दी तो इस देश की, दुनिया की तमाम 7 अरब जनसंख्या को अभी तक ये नहीं बताया क्लियर, WHO या किसी भी इदारे ने मिलकर, कि ये कोरोना असल में इसकी ओरिजिन क्या था, इसकी जड़ें क्या थी, ये कैसे पैदा हुआ, किस चीज़ से आता है, कैसे ये काम करता है। ये सिर्फ इंसानों पे एयर टू एयर फैलकर हमला कर रहा है, इसको वैक्सीन से रोक लिया जाएगा, ये बातें आपने करना शुरू कर दी है। आपके बहुत सारे आपने इसके जो प्रोटीन के लेयर्स बता दिए हैं, टेक्निकल फॉर्मेट बता दिया है, कोविड का जो तरीका होता है, जो वायरस का, बैक्टीरिया का या वायरस का जो भी एक तरीका होता है, उसकी जो जीवन शैली होती है, जो बताई जाती है, वो आपने बता दी है। मेरा सिर्फ ये पूछना है कि ये तमाम दुनिया के लोग, जो आम जनता है, जो अपने अपने बादशाहों, अपने अपने राजाओं, अपने अपने प्रीमियरों के कब्जे में हैं, वो ये अपनी और मास्क और दूसरी चीज़ों के ज़रिए पुलिस के डंडे के नीचे इनको दे दिया गया है। अलग से अधिकार बनाने का मौका कोविड ने जो है वो दिया है, जो कि आप, जो कानून में पहले से किसी भी देश में मौजूद नहीं था, कि आप इस तरह के चालान काट सकते हैं, मास्क लगाने पे भी चालान काटा जा सकता है कि नहीं जा सकता है। ये सब बहुत सारे जो कानून हैं, यानी कि आपको कुल मिलाकर, आप रक्षा में बैठ के 2 लोग जा रहे हैं तो आपके अंदर इतना डिस्टेंस नहीं था, तो आपका क्या, उसके लिए ये सब अधिकार देने के लिए, यानी कि पुलिस को ताकतवर बनाने के लिए, पुलिस या राज पूरी दुनिया में स्थापित करने के लिए कोरोना ने बेहतरीन मौके फराहम किए हैं और सत्ताओं को ताकतवर किया है, राजाओं को जो है वो जाबिर बनाने का काम किया है। मगर जनता को अभी तक किसी ने न ये बताया कि इस कोरोना की असल वजूहात क्या है और ये क्यों रंग बदल रहा है, क्यों रौब बदल रहा है। इसकी वैक्सीन पहले से बना ली गई, इसका ओरिजिन अभी तक नहीं बताया, इसके फंडामेंटल अभी तक नहीं बताए गए, एग्जैक्टली अभी तक पूरी दुनिया में फाइंड आउट करके नहीं बताया गया कि कैसे ये वेरिएंट बदल रहा है, कब बदलेगा, क्यों बदलेगा। बदल आने की तारीख दे दी जाती है, बता दिया जाता है कि आप जो है कोरोना आ रहा है, इसके 3, 4, 5 वेरिएंट आ चुके हैं। उन वेरिएंट के आने के बाद वैक्सीन में भी वेरिएंट आए हैं कि नहीं आए हैं? वैक्सीन वही लग रही है सर, सबके वैक्सीन वही लग रही है, कोरोना वेरिएंट बदल रहा है। वैक्सीन इंजेक्शन वही लगाने के लिए पूरी दुनिया दबाव दे रही है। ब्रिटेन के अंग्रेज भी यही कह रहे हैं, वही इंजेक्शन जल्दी जल्दी अपने छुड़वा लो, और उसके बाद जो है वो ये नहीं बता रहे कि क्या वो उन्होंने टेस्ट कर लिया है कि नए वेरिएंट पे भी यही काम कर रहा है कि उसके लिए नए की जरूरत है। ये बहुत सारी बातें हैं जो बहुत कन्फ्यूजन क्रिएट करती हैं। अलबत्ता न आप कुछ कर सकते हैं, न मैं कुछ कर सकता। मैं सिर्फ अपनी एक बात कह सकता हूँ, क्योंकि मैं जनता के साथ खड़ा हूँ, जनता मेरे साथ ना खड़ी हो इससे मुझे बहुत ज़्यादा लेना देना नहीं है, क्योंकि है इसी में प्यार के आबरू, वो दफ़ा करें मैं वफा करूँ। देखिए एक बात समझिएगा कि बहुत सारी जो वक्त आ रहा है ये बहुत मुश्किलों भरा हो सकता है। मैंने कोरोना काल की शुरुआत से लेके अभी तक आपको एक बात कहने की कोशिश की है कि दुनिया में कोरोना को इस्तेमाल किया जाता रहेगा। जहाँ जहाँ जिस जाबिर को, जिस बादशाह को, जिस राजा को या जिस डेमोक्रेट सिस्टम को चलाने वाले को जब जब पब्लिक कंट्रोल करने की ज़रूरत पड़ेगी, तब तब वहाँ भेष बदल कर कोरोना आ जाएगा। जब बुलाया जाएगा आ जाएगा, जब भेजा जाएगा चला जाएगा। आप भारत में भी देख सकते हैं, जब चुनाव आते हैं तो चुनाव की रैलियों में कोरोना नहीं जाता, बाकी सब जगह चला जाता है। और ये सब चीज़ें आप समझते हुए भी, मगर एक चीज़ इस प्रोग्राम के आखिर में कहना चाहूँगा कि पूरी दुनिया के 7 अरब लोग मुश्किल से 700 लोगों के गुलाम हैं। वो जो चाहे इनका कर सकते हैं। ये भेड़ बकरी से ज़्यादा कुछ भी नहीं, गलती से अपने आप को खुद मुख्तार मानते हैं। तो इस प्रोग्राम को तो यहीं ख़त्म करते हैं। अगले प्रोग्राम में ज़रूर मैं हिंदुस्तान में किसानों की स्थिति और यहाँ पर जिस तरीके का और खेल दूसरा खेला जा रहा है उस पर भी बात करना ज़रूरी है। कल इंशाल्लाह उस पर भी बात करेंगे कि वो मसला क्या है। आज तो मेरे ख्याल से कोरोना ही ज़रूरी था। खैर, एहतियात बरतिए, सरकार जो कहे उसका पालन करिए और अपने प्रिकॉशन रखिए, अपने बच्चों की, अपनी रोज़गार की हिफाजत करिए और अपने प्रिकॉशन लेकर रखिए, क्योंकि किसी भी वक्त कहीं भी
सूरत हाल बदली जा सकती है और बदलती जा सकती है। मुझे लगता है जब तक इस दुनिया को वो पूरी तरह रीस्टार्ट नहीं कर लेंगे और दुनिया को कंगाल करके भिखारी नहीं बना देंगे, तब तक ये कोरोना अपना नंगा नाच नाचता रहेगा। खुदा हाफिज़।